हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वर्ब बी का प्रयोग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बी का प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में और प्रोग्रेसिव टेंस में कैसे करते हैं। और उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि हम बी को डू के साथ या डू के बिना कब यूज करते हैं। उसके बाद हम बी को इन्फिनेटिव के साथ कैसे यूज करते हैं ये भी सीखेंगे। उसके बाद हम प्री कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए बी प्लस इन्फिनेटिव का यूज कैसे करते हैं ये सब कुछ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कब हमें बी का यूज़ करना चाहिए, हैव का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम बी का प्रयोग कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस में कैसे करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली वर्ब बी का प्रयोग कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम वर्ब बी का प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम वर्ब बी का प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में किसी व्यक्ति का एक्शन और बिहेवियर के बारे में बताने के लिए कर सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम किसी की फीलिंग के बारे में बताने के लिए वर्ब बी का प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम वर्ब बी को कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में किसी के एक्शन और बिहेवियर के बारे में बताने के लिए यूज करते हैं, तो इसके बाद जो है एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहली बात तो जब हम वर्ब बी को कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करेंगे तो वर्ब बी के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, और वर्ब बी के साथ आईएनजी लगाने से पहले हम, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका यूज़ कर रहे हैं, तो हम इज, एम, आर, वाज, वर इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि हम किसी के एक्शन और बिहेवियर के बारे में बताने के लिए कैसे इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में करेंगे। तो ये एग्जांपल है, कमल इज़ बीइंग ऑनेस्ट। मतलब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कमल जो है वो ऑनेस्ट बनने का दिखावा कर रहा है, कमल ऑनेस्ट बन रहा है। नेक्स्ट है, ही इज़ बीइंग स्टूपिड, अर्थात वो स्टूपिड थिंग्स कर रहा है, मतलब ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे मूर्ख लोग करते हैं, स्टूपिड लोग करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही सेंटेंसेस में हमें पहले सेंटेंस में कमल के और दूसरे सेंटेंस में ही के एक्शन, मतलब वो क्या एक्शन कर रहे हैं और उस एक्शन से उसके क्या बिहेवियर का पता चल रहा है। ठीक है, ये सब कुछ हमें पता चल रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी पर्सन के एक्शन और बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर जो है बी को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ किया गया है। लेकिन अगर हम कहते हैं आई एम बीइंग हैप्पी, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे आई की फीलिंग के बारे में बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्योंकि आई की फीलिंग के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से वर्ब बी को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें कहना होगा आई एम हैप्पी। नेक्स्ट है, कमल वाज बीइंग डिसअपॉइंटेड। कमल जो है वो डिसअपॉइंटेड था, तो यहाँ पे हम कमल की फीलिंग्स के बारे में बता रहे हैं, तो कि वो कमल जो है उदास था। तो यहाँ पर भी हम जो है बी को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें कहना पड़ेगा कमल वाज डिसअपॉइंटेड। तो इस तरह से हम जो है अगर हमें किसी पर्सन के एक्शन या बिहेवियर के बारे में बताना हो तो हम बी को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बी को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में या प्रोग्रेसिव फॉर्म में इस तरह से किसी के एक्शन और बिहेवियर के बारे में बताने के लिए यूज़ करेंगे, तो इसके बाद देखिए मैंने बताया था कि एडजेक्टिव या नाउन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम कमल के यहाँ पे एक्शन और बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बीइंग के बाद जो है ऑनेस्ट लिखा हुआ है, और ऑनेस्ट क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर देखिए स्टूपिड लिखा होता है, स्टूपिड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूपिड भी जो है एक एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, जैसे ही इज बीइंग ए टीचर। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ही इज़ बीइंग ए टीचर, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि वो टीचर बनने का दिखावा कर रहा है, वो टीचर बन रहा है। टीचर मतलब वो टीचर है नहीं, लेकिन वो वहाँ पर ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि वो टीचर हो। तो यहाँ पर देखिए बी को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही यूज़ किया गया है, और बी के बाद जो है ये एक नाउन लिखा हुआ है यहाँ पे। टीचर जो क्या है, एक नाउन है। तो इस तरह से हम कोई पर्सन मतलब ऐसे एक्ट करे कि उसके बिहेवियर का पता चले। ठीक है, रियल में वो है नहीं, लेकिन वो वहाँ पे ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो वैसा ही दिखता है, लेकिन वो रियल में वैसा है नहीं। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं ही इज़ बीइंग ए टीचर, तो इसका मतलब वहाँ पे वो टीचर है नहीं, लेकिन बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे कि वो टीचर हो। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्ब बी को किसी के एक्शन, मतलब कैसे एक्ट करता है कि उसके बिहेवियर का पता चले, तो इस तरह की चीज़ें जो है कन्वे करने के लिए हम वहाँ पे
जो है वर्ब बी को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इस तरह से यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है हमें, किसी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए हम जो है वर्ब बी को कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं कि हम वर्ब बी को डू के साथ कब यूज करते हैं और कब हमें इसको डू के बिना यूज करना चाहिए। तो देखिए, अक्सर हम वर्ब बी का प्रयोग जो है वर्ब डू के बिना ही करते हैं। जैसे अगर हम कहें ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पे देखिए हमने कोई डू वर्ब यूज़ नहीं किया है, ठीक है। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं ही डज नॉट बी ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ये गलत होगा, क्योंकि हम बी का प्रयोग जो है डू वर्ब के साथ कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा लिखना होगा ही इज़ ऑनेस्ट। तो हम यहाँ पे अगर ही डज नॉट बी ऑनेस्ट कहेंगे तो ये गलत होगा। लेकिन जब हम किसी से कुछ न कहने के लिए कहते हैं, मतलब जब हम किसी से कुछ कहते हैं कि भाई ऐसे मत बनो, ठीक है, या ऐसे मत रहो, तो हम नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस वहाँ पे यूज़ करते हैं। और उन नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब बी का प्रयोग हम इस तरह से डू के साथ कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, अगर मैं लिखता हूँ, देखिए जैसे डोंट बी सेल्फिश, ठीक है, डोंट बी सेल्फिश। तो यहाँ पे मैंने देखिए डोंट बी सेल्फिश लिखा, तो यहाँ पे देखिए बी का प्रयोग मैंने डू वर्ब के साथ किया, ठीक है। तो ये नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है और हम यहाँ पर किसी पर्सन से कह रहे हैं भाई सेल्फिश मत बनो, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डोंट बी डिसऑनेस्ट, डोंट बी डिसऑनेस्ट, बेईमान मत बनो, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम वर्ब बी को किसी से कुछ न बनने के लिए कहते हैं, किसी से कुछ ना बने रहने के लिए कहते हैं। तो वहाँ पे हम जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं और वो इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वर्ब बी को और डू के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम वर्ब बी को बिना डू के ही यूज़ करते हैं, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम वर्ब बी को इन्फिनेटिव के साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑफिशियल्स और दूसरी जो प्लान्स और अरेंजमेंट्स होती हैं उनके बारे में बताने के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई ऑफिशियल या कोई दूसरी प्लान्स या वो अरेंजमेंट्स के बारे में बताएं, तो हम जो है बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्रेजिडेंट इज़ टू विजिट एंड अमेरिका नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे देखिए वर्ब बी का यूज़ किया गया है यहाँ पे, और इसके बाद ये देखिए टू इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग है राष्ट्रपति को अगले महीने अमेरिका का दौरा करना है। तो यहाँ पर ये एक ऑफिशियल अरेंजमेंट है। नेक्स्ट है वी आर टू गेट ए 10% इंक्रीमेंट इन आवर सैलरी इन जून, तो यहाँ पर ये एक ऑफिशियल प्लान है। तो यहाँ पर भी देखिए बी प्लस टू इन्फिनेटिव इसका प्रयोग किया गया है। ये बी की फॉर्म है। हम जानते हैं कि जो इज एम आर वाज वर होती हैं ये बी की फॉर्म्स होती हैं। इज एम और आर ये होती है वर्ब बी की प्रेजेंट फॉर्म्स, और जो वाज वर होती है वॉज और वर ये होती है वर्ब बी की पास्ट फॉर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से हम बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑफिशियल और दूसरी प्लान्स और अरेंजमेंट्स के बारे में बताने के लिए करते हैं। उसके बाद है हम भविष्य की घटनाओं के बारे में बताने के लिए बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग अक्सर हम न्यूज़पेपर्स जैसे समाचार पत्र हो गए, रेडियो हो गए, ठीक है, टेलीविज़न हो गए, उनमें जो रिपोर्ट्स होती हैं उन रिपोर्ट्स में भी हम करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए मैन इज़ टू अपीयर इन कोर्ट लेटर दिस मॉर्निंग चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ एन ओल्ड मैन। तो ये लाइन एक जैसे कि एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट की या न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ की मान लीजिए एक लाइन है। तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का मीनिंग है एक बूढ़े व्यक्ति की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आज सुबह अदालत में पेश होना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे बी प्लस ये इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड दैट इट इज़ टू मूव 3000 जॉब्स आउट ऑफ द कैपिटल एंड रिलोकेट दैम टू द नॉर्थ ईस्ट। इस सेंटेंस का मतलब है व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह 3000 नौकरियों को राजधानी से हटाकर उत्तर पूर्व में स्थानांतरित करेगा। तो यहाँ पर भी जो है एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ये। तो यहाँ पर देखिए ये बी प्लस और इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है भविष्य की घटनाओं के बारे में बताने के लिए, प्रेजेंट की नहीं है, ये भविष्य में होनी है। यहाँ पर भी जो है एक आदमी को कोर्ट में कहाँ कब अदालत में जो है कब पेश होना है, फ्यूचर में। तो यहाँ पर ये फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है, यहाँ पर भी फ्यूचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स हैं, तो जब भी हम
भविष्य की घटनाओं के बारे में बताने के लिए जो है न्यूज़पेपर या रेडियो या टेलीविज़न में कोई रिपोर्ट्स देते हैं या रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो उनमें जो है भविष्य की घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए वहाँ पर बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। और यह लगभग निश्चितता व्यक्त करता है, मतलब एक श्योरिटी व्यक्त करता है कि जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, जो कुछ कहा जा रहा है भविष्य में होने के लिए, वही जो है आगे चल के घटित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बी प्लस जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग इस तरह से करते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वर्क इज़ टू बिगिन दिस वीक ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू रेलवे ट्रैक बिटवीन रेवाड़ी टू रोहतक। तो यहाँ पर भी देखिए बी प्लस टू इन्फिनेटिव का प्रयोग यहाँ पे किया गया। इस सेंटेंस का मीनिंग है रेवाड़ी से रोहतक के बीच नए रेलवे ट्रैक के निर्माण पर इसी सप्ताह काम शुरू होना है। मतलब ये काम शुरू होना जो है ये फ्यूचर में होगा, और ये यहाँ पर ये श्योरिटी है कि ये होना ही होना है। ठीक है, ये ज़रूर होना है। तो यहाँ पर भी जो है फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए ये जैसे एक न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट की एक लाइन है, तो यहाँ पर देखिए बी प्लस टू इन्फिनेटिव का प्रयोग इस तरह से किया गया है। उसके बाद है बी प्लस पैसिव इन्फिनेटिव। अब देखिए बी प्लस पैसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग नोटिस और इंस्ट्रक्शंस में किया जाता है। जब भी हम कोई नोटिस देते हैं किसी को या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उनमें हम बी प्लस पैसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले तो हमें जानना होगा पैसिव इन्फिनेटिव होता क्या है। तो देखिए अगर मैं कहता हूँ टू प्लस प्ले या टू प्लस क्लोज कह देता हूँ मैं, तो यहाँ पे टू प्लस क्लोज, ठीक है, तो ये तो है एक्टिव इन्फिनेटिव, क्योंकि यहाँ पे मैंने टू लिखा, टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लिखी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे एक्टिव इन्फिनेटिव है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ टू बी क्लोज्ड, टू बी क्लोज्ड, तो ये यहाँ पे पैसिव इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो इस तरह इस पैसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो पैसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है नोटिस और इंस्ट्रक्शंस में किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम कुछ, उसमें हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए द कवर इज़ नॉट टू बी रिमूव्ड, ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है। द ओएमआर सीट इज़ नॉट टू बी फोल्डेड, कार्स आर नॉट टू बी पार्क्ड हेयर, दीज बेंचेज आर नॉट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द चेंजिंग रूम्स, नो फूड ऑफ एनी काइंड इज़ टू बी टेकन इन टू द एग्जामिनेशन रूम। ये सभी इंस्ट्रक्शंस हैं और ये नोटिस का पार्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बी प्लस पैसिव इन्फिनेटिव, देखिए ये बी रहा, ये पैसिव इन्फिनेटिव है। देखिए ठीक है, ये बी रहा, ये पैसिव इन्फिनेटिव है। यहाँ पर ये बी की फॉर्म है, उसके बाद पैसिव इन्फिनेटिव है। यहाँ पर बी की फॉर्म है, पैसिव इन्फिनेटिव है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी की फॉर्म है, पैसिव इन्फिनेटिव है। पैसिव इन्फिनेटिव मतलब टू बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पैसिव इन्फिनेटिव की तरह यूज़ करते हैं। और हम पैसिव इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है बी के बाद हम जो है नोटिस और इंस्ट्रक्शंस में इस प्रकार से करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का। तो देखिए बी के बाद हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग भी करते हैं। तो बी के बाद हम परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग कब करेंगे, तो देखिए परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग बी के बाद यह बताने के लिए किया जाता है कि कोई कार्य करने की योजना तो थी पहले, लेकिन वह कार्य हो नहीं पाया। जैसे आई वॉज टू हैव स्टार्टेड वर्क लास्ट वीक बट आई चेंज्ड माई माइंड। तो यहाँ पे देखिए वर्ब बी की फॉर्म है ये, और बी के बाद देखिए परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, तो जैसे मैंने लिखा टू स्टार्ट, ठीक है, टू स्टार्ट, तो ये क्या है, एक्टिव इन्फिनेटिव है, ये एक्टिव इन्फिनेटिव। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ टू बी स्टार्टेड, टू बी स्टार्टेड, तो ये है पैसिव इन्फिनेटिव। ठीक है, ये पैसिव इन्फिनेटिव है। अगर मैं लिखता हूँ टू हैव स्टार्टेड, टू हैव स्टार्टेड, तो ये है परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है टू, उसके बाद हम हैव लिखते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप टू हैज़ ना लिखें। अगर आप टू हैज़ लिखते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ये गलत होगा। हम यहाँ हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव में, हम हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वर्ब बी का यूज़ किया गया, वर्ब बी के बाद देखिए परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मुझे लास्ट वीक कार्य शुरू करना था, लेकिन मैंने अपना जो माइंड है वो चेंज कर लिया। ठीक है, मैंने योजना तो बनाई थी लास्ट वीक मैं कोई कार्य शुरू करूँगा,
लेकिन वो मैं कर नहीं पाया, ठीक है, वो हो नहीं पाया क्योंकि मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई कार्य करने की योजना बनाई लेकिन वो कार्य हुआ नहीं। तो ऐसा कुछ मीनिंग करने के लिए हम बी के बाद पैस जो है पास जो है परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ब बी के बाद परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही वाज टू हैव अपीयर्ड इन द फाइनल मैच बट ब्रोक हिज लेग ड्यूरिंग प्रैक्टिस। उसे फाइनल मैच में अपीयर होना था, मतलब परफॉर्म करना था, ठीक है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस के दौरान जो है टांग टूट गई। तो यहाँ पे देखिए वर्ब बी है, वर्ब बी के बाद देखिए ये परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया है, ठीक है, परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये टू रहा, ये हैव रहा और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई वॉज टू हैव हेल्प बट आई वॉज इल। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ कि मुझे मदद करनी थी, आई वॉज टू हैव हेल्प, मुझे मदद करनी थी लेकिन मैं बीमार था। तो यहाँ पे देखिए वर्ब बी है, वर्ब बी के बाद देखिए परफेक्ट इन्फिनेटिव है। उसके बाद है द बोट विच वॉज टू हैव टेकन दैम टू द आइलैंड फेल्ड टू अराइव। अर्थात वह नाव जो उन्हें द्वीप तक ले जाने वाली थी पहुंचने में विफल रही। तो यहाँ पे देखिए बी की फॉर्म है और उसके बाद परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ठीक है। उसके बाद आई वॉज टू हैव बोट दैट शर्ट, मुझे वो शर्ट खरीदनी थी बट आई डिड नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। मतलब योजना तो थी वो शर्ट खरीदने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब बी के साथ परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ किया गया, लेकिन मेरे पास धन नहीं था, पर्याप्त मनी जो है वो नहीं था, तो यहाँ पे जो है वो हो नहीं पाया ये काम। तो इस प्रकार से हम बी प्लस जो है परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग यह बताने के लिए करते हैं कि कोई कार्य करने की हमने योजना तो बनाई थी लेकिन वो कार्य आगे चल करके हो नहीं पाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम फेट के बारे में बताने के लिए, फेट मीन्स होता है भाग्य, अर्थात प्रेजेंट में कोई चीज़ हमारे भाग्य में होने लिखी है, हमारे जो है फ्यूचर में जो हिडन है, ठीक है, जो फ्यूचर में होनी है लेकिन वो हिडन है। या फिर पास्ट की बात कर रहे हैं हम कि पास्ट में कोई चीज़ जो है फ्यूचर में होनी थी, मतलब फ्यूचर में हिडन थी लेकिन वो हुई भी फिर, ठीक है, वो फ्यूचर में छुपी हुई थी और वो हुई भी, और प्रेजेंट में भी जो है वो हमें लगता है कि हमारे जो भाग्य में आगे चल के ऐसा कुछ होना है, तो वहाँ पे हम बी प्लस जो है इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। जैसे सी नोज दैट सी इज़ टू विन ए लॉटरी, वह जानती है कि वो उसे जो है लॉटरी जो है जीतनी है या वो लॉटरी उसको मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये वो जानती है कि ये चीज़ उसके भाग्य में छुपी हुई है, ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए बी प्लस ये टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, वो प्रेजेंट में वो जानती है कि उसके भाग्य में क्या हिडन है, ये चीज़ हिडन है कि वो लॉटरी जीतेगी। आगे चल के देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई थॉट वी वर सेइंग गुड बाय फॉर एवर, मैंने सोचा था कि हम हमेशा के लिए एक दूसरे को अलविदा कह रहे हैं, बट वी वर टू मीट अगेन मैनी ईयर्स लेटर, लेकिन हमें जो है काफ़ी सालों बाद एक बार फिर से मिलना था, ठीक है, मतलब हम मिले। ये चीज़ हम जो है पास्ट की बात, हम यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में हमारे जो फेट है, हमारा जो भाग्य है, उसमें क्या चीज़ होनी लिखी थी। तो यहाँ पे देखिए वर्ब बी के बाद जो है टू इन्फिनेटिव का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो इस प्रकार प्रेजेंट में अगर हम ये कहते हैं कि कोई चीज़ जो है हमारे फ्यूचर में हिडन है, ठीक है, और हमें पता है कि वो होनी है, तो वहाँ पे हम बी प्लस टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अगर हम पास्ट की बात करें कि पास्ट में कोई चीज़ हमारे जो है फ्यूचर में हिडन थी और वो हुई, तो फिर हम वहाँ पर जो है बी प्लस इस तरह से जो है टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हम बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग इफ़ क्लोज में तब करते हैं जब मेन क्लोज में किसी प्री कंडीशन के बारे में बताया गया हो, मतलब एक कंडीशनल सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, एक तो कंडीशन होती है, ठीक है, और एक उसका रिजल्ट होता है। मतलब ये जो कुछ होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। ये एक क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, और इसके एक पार्ट में मतलब दो पार्ट होंगे इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, और एक पार्ट में जो है कंडीशन होगी और दूसरे पार्ट में जो है क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी जो है हम प्री कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है बी प्लस टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो यह वाक्य जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है एक तो मेन क्लोज होती है, एक मेन क्लोज होती है, और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, सबऑर्डिनेट
क्लोज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तभी होगा जब उसमें कम से कम एक मेन क्लोज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो। तो यहाँ पर देखिए ये मेन क्लोज है, यू विल पास, ये मेन क्लोज है, और ये यहाँ पे जो इफ़ यू वर्क हार्ड, ये जो है ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसको हम इफ़ क्लोज भी कहते हैं। यहाँ पर हम इस सबऑर्डिनेट क्लोज को कंडीशनल सेंटेंसेस में जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ये हम इसको हम इफ़ क्लोज के नाम से भी जानते हैं। और ये जो यू विल पास है ये हमारी मेन क्लोज हो ही गई। ठीक है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का मीनिंग है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अर्थात जो कार्य इफ़ क्लोज में बताया गया है वो यहाँ पे सबसे पहले होना है, और जो मेन क्लोज में जो कार्य बताया गया है वो बाद में होना है। ठीक है, हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? अगर हम कहते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, भाई अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें मेहनत करनी होगी, उसके बाद हम ये रिजल्ट निकलेगा पास हो जाओगे तुम। तो यहाँ पे जो इफ़ क्लोज में कार्य हो रहा है ये एक सिंपल कंडीशन सेंटेंस है। ठीक है, अभी हम प्री कंडीशन पे आए नहीं है, तो प्री कंडीशन में आपको समझाऊंगा कि कैसे प्री कंडीशन होती है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो है, जो इफ़ क्लोज में कार्य है वो पहले हो रहा है, और जो मेन क्लोज है उसका जो कार्य है वो बाद में हो रहा है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनमें एक इफ़ क्लोज होती है और एक मेन क्लोज होती है। उसमें क्या होता है कि ये जो इफ़ क्लोज में जो कार्य होगा ना वो तो होगा बाद में, ठीक है, और जो मेन क्लोज है उसका कार्य होगा सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मेन क्लोज वाला कार्य पहले हो, ठीक है, ये मेन क्लोज है, मेन क्लोज वाला कार्य अगर पहले हो तो हम इफ़ क्लोज में, यहाँ इफ़ क्लोज में क्या यूज़ करते हैं? बी प्लस इन्फिनेटिव, ये यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, इफ़ वी आर टू गेट देयर बाय लंच टाइम वी हैड बेटर हरी। तो यहाँ पे देखिए ये इफ़ क्लोज है, आप देख पा रहे हैं ये इफ़ क्लोज है, ये हमारी मेन क्लोज है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इस सेंटेंस का मीनिंग है कि अगर हमें दोपहर के भोजन के समय तक पहुंचना है तो बेहतर होगा कि हम जल्दी करें। तो यहाँ पर हम जल्दी करें, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मेन क्लोज में। ये है हमारी मेन क्लोज और ये है हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज में क्या कहा गया है कि अगर हमें दोपहर के भोजन के समय तक पहुँचना है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम कौन सा हो रहा है? जल्दी करें। तो यहाँ पर ये काम पहले हो रहा है, हमें जल्दी पहले करनी होगी, उसके बाद हम समय पे यहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लोज में जो एक्शन है वो बाद में होने का बोध हो रहा है, और यहाँ पर जो मेन क्लोज में जो एक्शन है उसको पहले होने का वहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम बी प्लस टू इन्फिनिटी का प्रयोग यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इफ़ वी आर टू कैच दैट ट्रेन वी शैल हैव टू लीव नाउ। अब यहाँ पे देखिए ये इफ़ क्लोज है, ये हमारी मेन क्लोज है। ठीक है, ये मेन क्लोज है और ये हमारी इफ़ क्लोज है। अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहले कार्य कौन सा हो रहा है? अब पहले तो इसका मीनिंग देखते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? अगर हमें वह ट्रेन पकड़नी है तो हमें अभी निकलना होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मेन क्लोज में कि अभी हमें निकलना होगा। तो कौन सा काम हम पहले करेंगे? मेन क्लोज वाला। भाई मेन क्लोज वाला काम पहले करेंगे तभी तो हम ट्रेन को पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इफ़ क्लोज में जो एक्शन हो रहा है वो यहाँ पर जो है बाद में होगा। ठीक है, ये यहाँ पे बाद में होने का बोध हो रहा है, और ये जो हमारी मेन क्लोज है इसमें जो एक्शन है वो पहले होने का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये जो सेंटेंस था इसमें देखिए इफ़ क्लोज वाला एक्शन कब हो रहा था? इफ़ क्लोज वाला एक्शन पहले होने का बोध हो रहा था, और यहाँ पर जो मेन क्लोज है उसका जो एक्शन है वो बाद में होने का बोध हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है बी प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग ऐसे करते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा इजीली बिल्कुल समझ सकते हैं कि भाई अगर हमारा ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि ये जो इफ़ क्लोज होती है हमारी, ये इफ़ क्लोज होती है, ये हमारी मेन क्लोज होती है। मेन क्लोज में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है। ठीक है, ये हमारी मेन क्लोज होती है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। ठीक है, इसको हम इफ़ क्लोज के नाम से भी जानते हैं।
तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम कोई जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब होगी हैड। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनती हैं हमारा जो सिंपल कंडीशन सेंटेंस होता है उसमें। तो अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगी ये, यहाँ पे हम शैल या विल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इफ़ क्लोज में अगर हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो वर्ब होगी ये क्या होगी, ये वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और अगर हम इफ़ क्लोज में अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे जो मेन क्लोज होगी, यहाँ पर ये जो वर्ब है सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तो हमारा जो है कंडीशन सेंटेंस होता है, सिंपल जो कंडीशन सेंटेंस होता है वो होता है। लेकिन अगर हम ये जो इफ़ क्लोज है, मतलब इन तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में क्या होगा कि जो इफ़ क्लोज में जो एक्शन होगा वो पहले होगा, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, पहले होगा, और जो मेन क्लोज है उसका एक्शन क्या होगा, बाद में होगा। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, रिवर्स का मतलब है कि जो ये मेन क्लोज में जो कार्य बाद में हो रहा था, ये कार्य अब हम जो इफ़ क्लोज में ले आए। तो इफ़ क्लोज में अगर इफ़ क्लोज वाला कार्य अगर बाद में होने का बोध हो रहा है तो वहाँ पर हम बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग इस तरह से करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वी आर टू सोल्व द वर्ल्ड्स पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स वी मस्ट एड्रेस एनवायरमेंटल इश्यूज नाउ। यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि यदि हमें विश्व की प्रदूषण समस्याओं का समाधान करना है तो हमें अब पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये इफ़ क्लोज है और ये हमारी मेन क्लोज है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो प्रदूषण संबंधी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो पहला काम क्या करना होगा हमें, ये, ठीक है, जो मेन क्लोज में है, और जो इफ़ क्लोज में जो कार्य है वो कब होगा, वो बाद में होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि इफ़ क्लोज वाला जो एक्शन है वो बाद में होना है। तो यहाँ पर देखिए ये बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि हम बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग प्री कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए इफ़ क्लोज में कैसे करते हैं। उसके बाद है हम जो है अपने बच्चों को घर में जो ऑर्डर देने के लिए, ठीक है, माता पिता अक्सर जब अपने बच्चों को ऑर्डर्स वगैरह देते हैं तो घरों में वहाँ पर भी जो है उन सेंटेंसेस में बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यू आर टू डू योर होमवर्क। जैसे यहाँ पे कोई पेरेंट है वो अपने बच्चे को कह रहा है यू आर टू डू योर होमवर्क, तो यहाँ पे देखिए बी प्लस टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, यू आर टू डू योर होमवर्क बिफोर यू वॉच टीवी, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है। तो यहाँ पर भी जो है ऑर्डर दिया जा रहा है किसी पेरेंट के द्वारा, तो यहाँ पर भी देखिए बी प्लस टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जा रहा है। ये बी की फॉर्म है, ये टू इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट देखिए, सी कैन गो टू द पार्टी बट सी इज़ नॉट टू बी बैक लेट। यहाँ पर भी ऑर्डर है, तो यहाँ पर देखिए सी इज़ नॉट टू बी, तो यहाँ पे सी इज़, ठीक है, तो यहाँ पे बी की फॉर्म हो गई और ये टू इन्फिनेटिव हो गया। तो इस प्रकार से जब बच्चों को ऑर्डर्स वगैरह दिए जाते हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा घरों में, तो वहाँ पर भी हम बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग इस तरह से करते हैं। उसके बाद है हम हंगर, थर्स्ट, हॉट, कोल्ड और दूसरी सामान्य जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं उनके अनुभव के बारे में बताने के लिए बी या बी के अलावा फील, और बी या फील के बाद हम इस तरह से एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, ही इज़ हंग्री, ये हम कहते हैं ही इज़ थर्स्टी, ये हम कहते हैं ही इज़ अफ्रेड। तो यहाँ पे देखिए बी का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, हम यहाँ पे बी का प्रयोग करते हैं, हम यहाँ पे हैव का प्रयोग या हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए ही फील्स कोल्ड, तो यहाँ पे हमने फील का यूज़ किया है, ही फील्स कोल्ड, ही फील्स हॉट, ही फील्स वार्म। हम यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे ही हैज़ हॉट, ही हैज़ वार्म, ठीक है, या ही हैज़ हंग्री, ही हैज़ थर्स्टी, इस प्रकार से हम नहीं करेंगे। तो जब भी हम जो है अपनी हंगर, थर्स्ट, हॉट, कोल्ड, ठीक है, या दूसरी जो फिजिकल कंडीशंस होती है उनके अनुभव करने के बारे में जब बताते हैं तो हम बी या फील और उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है अगर हम एज के बारे में बताएं, हाइट के बारे में बताएं, लेंथ के बारे में बताएं, वेट के बारे में बताएं, साइज़ के बारे में बताएं, शेप के बारे में बताएं, कलर के बारे में बताएं, तो हम बी का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग यहाँ पे हम नहीं करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई एम 40, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, अपनी एज बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए बी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सी इज़ माई एज, तो यहाँ पर भी एज बता रहा हूँ मैं। माई सिस्टर इज़ 5 किलोज लाइटर देन आई एम, तो यहाँ पर बी का प्रयोग है।
तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर का वेट बता रहा हूँ। नेक्स्ट है व्हाट साइज़ आर योर शूज़। तो यहाँ पर मैं अपने शूज़ जो हैं उनके जो साइज़ के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे बी का प्रयोग हुआ है। द वॉल इज़ 15 मीटर्स लॉन्ग। तो यहाँ पर दीवार की लंबाई के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए बी का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है माई शर्ट इज़ ब्लू। तो यहाँ पर मैं मेरी शर्ट का कलर बता रहा हूँ, तो बी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन हम हैवी को मेजर करने के लिए बी का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम वे वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे मुझ में 50 किलो वजन है, तो मैं कहूँगा आई वे 50 किलोज़। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम एज, हाइट, लेंथ, वेट, साइज, शेप, कलर इनके बारे में जब बताते हैं तो वहाँ पर हम बी वर्ब का यूज़ करते हैं, हैव वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।